Hello guys, so today we are going guys part C of SBC, which is significantly important and it has a good weightage. So we will try to cover each and everything. We will try to revise so that in the last time you may be able to recall each and everything. Okay, so we are doing it directly from module so that in case we cannot leave a chance to skip any small things. Okay. So I hope everyone is doing fine. So let's start. So part C का पहला चैप्टर है डोरमेंट कंपनी. Okay. So basically डोरमेंट is also known as sleeping. ठीक है, तो स्लीपिंग कंपनी इस चैप्टर में आपको क्या क्या ध्यान देना है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोरमेंट कंपनी एंड एक्टिव कंपनी आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनर वांट्स यू टू नो दिस. लीगल प्रोसीजर, हाउ यू कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. What are the compliances and procedure to make how to make a dormant company to an active company. Okay, let's see. Okay, so आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि आप ये देख लो. ठीक है, एक बेसिक थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई हैं. इन केस यू वांट, इफ़ यू वांट टू राइट अ राइट अप अबाउट द लाइक डोरमेंट कंपनी, सो यू कैन राइट देयर. ठीक है, ओके. सो सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विथ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर रिटेनिंग टू डोरमेंट कंपनी. अच्छा, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, अगर कोई कंपनी फॉर्म की गई है फॉर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, और टू होल्ड एसेट्स और एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी without having any significant accounting transaction. So it is again important, significant accounting transaction. Such company or an inactive company may make an application to ROC. So only two companies can get the status of dormant company. So पहला inactive company, then we have any company जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टीज होल्ड करने के लिए बनाई गई है. IPR, एनी एसेट्स. आज के टाइम पे कोई एसेट सस्ते में मिल रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए. ठीक है, आगे चलते हैं. इनएक्टिव कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो कि कोई भी बिजनेस नहीं कैरी कर रही हो, कोई भी ऑपरेशंस नहीं कैरी कर रही, जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. अगेन हम आएंगे इस पर. और जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स AOC 4 एंड MGT 7 नहीं फाइल किया फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. सो सच कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज इनएक्टिव कंपनी. ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जिन्होंने बिजनेस नहीं कैरी किया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किए, वो कर सकते हैं. अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? ठीक है, यहाँ से हम फिर चलते हैं इसको यहाँ पे लेके. ऐसी फीस जो कंपनी पे करती है रजिस्ट्रार को, जो कुछ भी आपकी फ़ीस होती है, आपने कोई फॉर्म फिल किया है उसकी फ़ीस, या जो लीगल फीस होती हैं. पेमेंट मेड बाय कंपनी, जो भी कंपनी ने पेमेंट की है अंडर दिस एक्ट और एनी एक्ट. जैसे कि आपको GST पे करना था अंडर GST एक्ट, आपको टैक्स पे करना था अंडर इनकम टैक्स, और आपको कोई भी पेमेंट्स करनी थी क्रेडिटर्स को और एनीथिंग. ठीक है, आपने वो नहीं किए. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, आपने अलॉटमेंट शेयर, आपको जैसे कि क्या था कि आपको किसी को शेयर्स अलॉट करने थे. ठीक है, अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, आपने वो भी नहीं किया. पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए जो जो खर्चे होते हैं, और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो जो खर्चे होते हैं, उसको भी आपने पे नहीं किया. ठीक है, तो दीज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ऑल अदर ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट दीज आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. सो दिस आर मैंडेटरी ट्रांजेक्शन्स. अगर आपने किया है तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा. इसके अलावा आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, आपने कुछ भी किया है, आपने कुछ एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, आपने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है, तो वो सारे कुछ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स में कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो डोरमेंट कंपनी. तो आप सुओ मोटो कर सकते हो, आप ROC को एक एप्लीकेशन दे सकते हो. ठीक है, और ROC
डिक्लेयर कर सकता है आपको। सुओ मोटो एप्लीकेशन कैसे दोगे, एक फॉर्म होता है मिसलिनियस वन। तो हम अभी कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014, ठीक है। तो जो फॉर्म्स आएंगे मिसलिनियस, सो मिसलिनियस वन फॉर्म कर सकते हो जो कुछ भी फीस प्रोवाइडेड हो। इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस रूल्स 2014 आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 3 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014। आरओसी कब कर सकती है, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स 2 फाइनेंशियल ईयर तक नहीं फाइल किए हैं। आरओसी एक नोटिस इशू करेगा कंपनी को, और कंपनी का नाम जो है रजिस्टर, जो डोरमेंट कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करती है उसमें डाल देगी। अच्छा, इट इज़ नॉट ऑलवेज द कंपनी विच अप्लाइज फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट। आरओसी इज ऑल्सो एम्पावर्ड सुओ मोटो टू चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अगर आरओसी को लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपका अपने कंपनी बना कर छोड़ दिए, तो आरओसी भी आपको डोरमेंट कर सकता है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी अगर कंपनी रिमेन्स डोरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, अगर आप डोरमेंट रह जाते हो तो आरओसी में प्रोसीड विथ स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट कंपनी बाय एप्लीकेंट सुओ मोटो बाय आरओसी, ठीक है। बिफोर एंड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स चेंज कर सकते हो आप एक्टिव में, या तो फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए कंपनी डोरमेंट स्टेटस एंजॉय कर सकती है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर है। बिफोर कॉम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर एज डोरमेंट कंपनी में अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। कंपनी एक्टिवेशन के लिए भी करती है कि हमें एक्टिव कर दो, या वो स्ट्राइक ऑफ के लिए भी कर सकती है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर क्या है। कंपनी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और जनरल मीटिंग की डेट, वेन्यू और टाइम फिक्स करेगी, ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, आरओसी को एप्लीकेशन दे सकें टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। सो सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है। बोर्ड मीटिंग में जनरल मीटिंग का डेट फिक्स करो। जनरल मीटिंग किस लिए करनी है आपको, एसआर पास करने के लिए, ठीक है। कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या करेगी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ले लेगी, कहाँ से, ऑडिटर से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कि फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है कंपनी की, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। आगे जनरल मीटिंग में जो भी है प्रपोज रेजोल्यूशन आप पास कर दो, ठीक है। द कंपनी शैल पास एसआर फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट कंपनी एंड ऑथराइज डायरेक्टर्स टू मेक एप्लीकेशन टू आरओसी, जो हमेशा होता है, रिजॉल्व दैट मिस्टर सो एंड सो इज ऑथराइज्ड टू डू all the acts which is necessary to give effect to this resolution वाला thing again, ठीक है। और आरओसी क्या करेगा, एप्लीकेशन टू आरओसी, और सभी लोगों को क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे, कंसेंट ले लेंगे 3/4 ऑफ शेयर होल्डर 75%, ठीक है। आफ्टर पासिंग द एसआर कंपनी, अगेन अगर आपने एसआर पास किया तो आपको MGT 14 फाइल करना है, ठीक है। आप MGT 14 13 डेज में विद इन 30 डेज फाइल कर दोगे। MGT 14 फाइल करने के बाद MSC 1 फाइल करोगे विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो आपने ऑडिटर से लिया है, ठीक है, इसके फॉर्म्स की बात अभी करेंगे, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स और एनी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन मेरिट्स, अगर लगता है कि हाँ इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, तो क्या करेगा, सेल इशू सर्टिफिकेट इन फॉर्म MSC 2, ठीक है, और उसको इस डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा, ठीक है। तो MSC 1 हो गया एप्लीकेशन, MSC 1 हो गया एप्लीकेशन, MSC 2 हो गया आपका सर्टिफिकेट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि रजिस्ट्रार आपको स्टेटस नहीं देगा अगर कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ट्रिपल आई हैज़ बीन ऑर्डर और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। अगर ऐसी 3 अब आरओसी को भी लगेगा ना कि इंस्पेक्शन चल रहा है और ये आके कह रहे हैं कि हमें डोरमेंट कर दो, क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड हो चुकी है या चल रही है या कैरिड आउट हो चुकी है, तो आरओसी नहीं ग्रांट करेगा। प्रोसिक्यूशन कोई भी इनिशिएट हो गई है और या तो पेंडिंग है अंडर द अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रही है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स विच आर आउटस्टैंडिंग एंड कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन द पेमेंट देयर ऑफ और इंटरेस्ट देयर ऑन।
आपने पब्लिक डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर लिए, आपने उसका पेमेंट नहीं किया, या तो आपने उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। ध्यान देना, प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, ध्यान से सुनना, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड दोनों की बात करता है, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड है, ठीक है, कंपनी अप्लाई कर सकती है डोरमेंट के स्टेटस के लिए। उनको क्या होगा, एक अप्रूवल चाहिए लेंडर से, जिसको हम क्या करेंगे, MSC1 में लगा के ROC को दे देंगे, विच इज एप्लीकेशन, ठीक है। इफ कंपनी हैज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, कंपनी में अप्लाई ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग NOC फ्रॉम लेंडर, ठीक है। आगे देखते हैं, देर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट और ओनरशिप ध्यान से देखना, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनरशिप मेंबर्स में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। इसके रिगार्ड में भी एक सर्टिफिकेट चाहिए मैनेजमेंट से, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल डिक्लेयर कि देर इज नो डिस्प्यूट, ठीक है। देर आर आउटस्टैंडिंग, अगर आपका टैक्स बचा हुआ है पे नहीं किया, आपने ड्यूज़ नहीं पे किए, आपने ड्यूटीज़ नहीं पे की हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी अथॉरिटी का आपने कोई पेमेंट रोक रखा है तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर वर्क्समैन ड्यू है, वर्क्स पेमेंट ऑफ वर्क्समैन ड्यू, अगर आपने किसी वर्कमैन का पेमेंट ड्यू है, आपने नहीं किया है, तो भी ROC आपको गवर्नमेंट का नहीं देगा। और कंपनी इज लिस्टेड कंपनी विद इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो एक कंपनी जो है आपकी लिस्टेड है, जो कि कहाँ पे है, आइदर इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो ईजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, एक बार आप इसको देख लेना। अच्छा, अगर कराएं क्यों भाई, बेनिफिट्स क्या है, देखो कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट आ सकता है। डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, जिसमें 90 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है, विद इन 2 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। एक साल में आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, जिसमें गैप 90 डेज का होना चाहिए। अच्छा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अगर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कर ही नहीं रहे हो तो आपको कैश फ्लो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अगेन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी इज़ नॉट एप्लीकेबल। डोरमेंट कंपनी को लोअर कंप्लायंसेस करने होते हैं तो उनको कंप्लायंस कॉस्ट लो पड़ता है, ठीक है। बेसिक नॉर्मल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्टिव कंपनी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी नीड नॉट टू होल्ड AGM एवरी ईयर, ठीक है, तो आपका कंप्लायंस का जो पैसा है वो बच जाता है, ठीक है। डोरमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको अभी वो रीजनेबल रेट पे मिल रही हैं, वो बाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जब तक आपको एक्टिव स्टेटस नहीं मिलता आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है, अगेन गुड थिंग, ठीक है। इट इज़ ईजियर, अगर आपको आपका डोरमेंट कंपनी है, अगर आपको एक्टिव कंपनी बनाना है तो इट इज़ नॉट अ वेरी हैक्टिक टास्क, सो इट्स ईजी, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट था, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया। What are the compliances requirement? Again important. So आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंशन द compliances, और आपसे केस लॉ भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर ए जिन्होंने क्या किया था, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस तो ले लिया था, ठीक है, अब वो कंफ्यूज हैं कि उनको compliances क्या क्या करने हैं, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी टू एडवाइस मिस्टर ए कि उनको डोरमेंट कंपनी को कौन कौन से compliances करने हैं, ठीक है। देखते हैं, तो आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी और 1 डायरेक्टर इन OPC, ठीक है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, आपको सिर्फ वही फुलफिल करनी है, ठीक है। आप वो डायरेक्टर्स के सेक्शंस देख लेना 149, ठीक है। अ डोरमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म MSC3, ठीक है, एनुअली, जिसमें आप फाइनेंशियल पोजीशन जो कि ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और सच एनुअल फीस जो कुछ भी रूल्स में प्रोवाइडेड है, जहाँ पे ईच एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज में आपको बेसिकली एक रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करना है इन MSC3। तो 3 फॉर्म हमने पढ़ लिए हैं, आपको याद होगा, MSC1 में आप एप्लीकेशन, MSC2 में सर्टिफिकेट, MSC3 में रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, ठीक है, अलॉन्ग विद द फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अ डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड इन एनुअल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग करनी है इन ईच हाफ ऑफ ईयर, और जिसमें 90 डेज का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 बोर्ड मीटिंग वाला सेक्शन अगर आपको याद आ रहा होगा कंपनी लॉ के पार्ट बी से, तो आप इजीली रिलेट करके इसको लिख पाओगे। ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज अगेन नॉट एप्लीकेबल। एक सेकेंड, हाँ, ओके, व्हाट इज दिस, आगे चलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क सीकिंग, अगर लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो रूल 8 आ जाता है यहाँ पे, मिसलिनियस रूल। ठीक है। सेक्शन 455 रेड विथ रूल 8, ठीक है, कहता है कि कोई भी कंपनी जिसको एक्टिव कंपनी चाहिए फ्रॉम डोरमेंट कंपनी, एक एप्लीकेशन आप MSc 4 में दे दोगे तो आपका कंपनी जो है एक्टिव कंपनी बन जाएगा बिफोर द एंड ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, जब से आप डोरमेंट कंपनी बने हो। ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन विद इन द 5 ईयर नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी का नाम मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय ROC। ठीक है। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावीन किया है एनी कंडीशन, ठीक है, जिस पे उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया गया था, द डायरेक्टर शुड विद इन 7 days ऑफ कॉन्ट्रावेंशन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। सो अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है कि उनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करना था, बिजनेस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया है, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, विद इन 7 days में एप्लीकेशन दे देंगे कि वी हैव डन दिस, और हमें एक्टिव कंपनी का आप क्या करो, दर्जा दे दो। ठीक है। रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन टू रिमूव कंपनी फ्रॉम लिस्ट ऑफ डोरमेंट, आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, रूल 8 रेड विथ सेक्शन 455, 5 ईयर के अंदर आप कर दो, अदरवाइज ROC में रिमूव। ठीक है। आगे अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कंडीशंस पे आपको मिला था, कि आपको बताया गया था आपको इनएक्टिव रहना है, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करने, लेकिन आपने कर दिया, तो इनकेस आप क्या करोगे, अगर आपने ऐसी कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया जिस कंडीशन पे ROC ने आपको क्या किया था, डोरमेंट कंपनी का दर्जा दिया था, तो आप क्या करोगे, सिंपल अप्लाई कर दोगे। प्रोसीजर क्या है, एक एप्लीकेशन आपका होना चाहिए MSc 4, अगेन हम 4 फॉर्म कर चुके हैं। MSc 1 में एप्लीकेशन, MSc 2 में सर्टिफिकेट, MSc 3 में रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, MSc 4 में एप्लीकेशन टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। ठीक है। करना है फीस, अगेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014, ठीक है, जिसमें आप एक रिटर्न भी दोगे MSc 3 का फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच द एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग, जिसमें आप एप्लीकेशन एक्टिव कंपनी का फाइल कर रहे हो। तो MSc 4 प्लस MSc 3 दोगे, उस ईयर का दोगे जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो एक्टिव कंपनी। ठीक है। अगर ROC सेटिस्फाई हो गया है तो आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा MSc 5 में। तो अगेन अपने 5 फॉर्म फिर से तैयार हो चुके हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए 5 फॉर्म को दोबारा से। तो 5 फॉर्म अपना क्या कहता है भैया, कि MSc 1 में एप्लीकेशन, MSc 2 में सर्टिफिकेट, MSc 3 में रिटर्न, MSc 4 में एप्लीकेशन टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, एंड MSc 5 एज सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी अगेन। ठीक है। अच्छा, इन केसेस में ROC क्या कर सकता है, स्टेटस चेंज कर सकता है डोरमेंट कंपनी का टू एक्टिव कंपनी, जहाँ पे डोरमेंट कंपनी डज और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट मेंशन इन द ग्राउंड एप्लीकेशन मेड फॉर। वही सिंपल, अगेन अगर आपने कुछ कंडीशंस पे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया है, आपने उस कंडीशंस कुछ लिखी थी, आपको करनी थी, आपने नहीं किया, आपको नहीं करनी थी, आपने किया। ठीक है। डज और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप अगर एप्लीकेशन डायरेक्टर्स दे देते हैं विद इन 7 days, तो आपका क्या होगा, वो एक्टिव कर देगा। अगर ROC को लगता है हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड एज डोरमेंट कंपनी, ठीक है, हैज़ बीन फंक्शनिंग इन एनी मैनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ROC को लगता है कि आपको डोरमेंट का स्टेटस मिला है, लेकिन आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो कि आपको डोरमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो ROC क्या करेगा, सबसे पहले इंक्वायरी प्रोसीड करेगा अंडर सेक्शन 206 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। 206 के अंदर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी करेगा, आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा,
OBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देगा, ठीक है। अगर ROC को लगता है कि कंपनी ने कुछ तो किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो क्या करेगा, डोरमेंट कंपनी से नाम हटा के उसको एक्टिव कंपनी ट्रीट कर देगा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको सुन भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं डोरमेंट कंपनी लेसन राउंड अप कर लेते हैं कि एक कंपनी है जो रिकॉर्ड बनाती है रजिस्ट्रार, उस रिकॉर्ड में आपका नाम डाल देती है, आप बिजनेस एक्टिव नहीं कर, आपका कंपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं और जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं। सेक्शन 455 डील करता है इससे, रूल 6 रूल 8, ठीक है, प्लस MSc 1 MSc 2 से लेके MSc 5 तक आपने फॉर्म पढ़ लिए, ठीक है। इसको रीड कर लेना, इट इज़ सो ईजी, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द एंटायर मॉड्यूल फॉर डोरमेंट कंपनी। इसके ऊपर से तो कुछ नहीं आना चाहिए, बाकी देखते हैं, अगर कुछ है नहीं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं।